हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से लग रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में जो सबसे ज़्यादा डर है बच्चों में वो किस चीज़ का होता है दोस्तों? वो होता है जीके का। क्योंकि जीके में हम कितना भी स्कोर कर लें, कितना भी पढ़ लें, हमारा स्कोर नहीं बढ़ता है उसमें। और हमें लगता है कि यार जीके हमने इतनी पढ़ ली, लेकिन फिर भी। और दोस्तों साथ ही जैसा आपने देखा है कि नवीन सर जो हैं अभी दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं हुए हैं, जिससे कि बच्चों को और ज़्यादा काफ़ी समस्या आ रही है कि भाई कहाँ से करवाएं प्रैक्टिस सेट। और उनके बाद अगर कोई ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाता है दोस्तों जिनका एग्जाम में फंसता है, तो वो हैं परमार सर दोस्तों। लेकिन परमार सर की क्या है कि वो इंग्लिश में करवाते हैं। जितने भी वो अपने प्रैक्टिस सेट करवाते हैं दोस्तों, वो सब इंग्लिश में करवाते हैं। तो जिससे कि हिंदी वाले मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कि मैं खुद भी दोस्तों इसी तरीके से हूँ, ठीक है। मतलब बहुत से बच्चे मतलब इंग्लिश से नहीं पढ़ पाते जीके को, तो उनको बड़ी समस्या हो गई थी। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको परमार सर के जो नोट्स हैं उनकी हिंदी पीडीएफ देने वाला हूँ दोस्तों। हिंदी के नोट्स देने वाला हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के जो नोट्स हैं वो हिंदी में देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन आज जो है पहली वीडियो है, पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी बातें हो गई हैं। तो दोस्तों अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू रखते हैं, ये लगभग 30 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो आप जीके में मैक्सिमम स्कोर करेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों CGL CHSL ये CPO वाले बच्चे सबसे ज़्यादा जीके जो करते हैं वो परमार सर से ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। परमार सर से करते हैं। तो इनकी जीके में ये है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नवीन सर और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए परमार सर। लेकिन जैसा कि अभी नवीन सर प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रहे हैं, तो इसलिए हम परमार सर के प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बातें बहुत हुई, अब आज देते हैं पहले प्रैक्टिस सेट के नोट्स दोस्तों। उसकी वीडियो आने वाली है, तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है कि समुद्र तल का फैलाव और प्लेट विवर्तनीकरण। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप हैं और महासागरों के जो विषम वितरण का प्राकृतिक कारण क्या है, ये पूछा है दोस्तों। तो उसका प्राकृतिक कारण दोस्तों समुद्र तल का फैलाव और प्लेट विवर्तनिक, ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों इसी में कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1911 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था दोस्तों। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1911 में किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि आधुनिक समय के सभी महाद्वीप है वो किस का हिस्सा थे, किससे टूट कर बने दोस्तों? तो वो तो पेजियामा दोस्तों एक मतलब ये इस पूरे भाग को पेजियामा बोलते थे, लेकिन इसमें टूट कर दोस्तों महाद्वीपों में बट गया। और ये जो दोस्तों जल है, जहाँ जहाँ पर जल है उस स्थान को पैंथालासा बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंथालासा, ठीक है। तो दोस्तों फेजियामा जो है वो दो भागों में विभाजित हुआ था, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को दोस्तों लोवेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनके साक्ष्य मतलब हमें कैसे पता चली कि ये दोनों भाग एक ही थे, टूट कर अलग अलग हुए, इस चीज़ जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो दोस्तों इसके कुछ साक्ष्य हैं, जैसे कि जिग्सॉफिट एक दोस्तों वो था, उससे पता चल रहा है जीवाश्म निक्षेप यानी जीवाश्म की वायु से देख कर दोस्तों पता चला है। प्लेसन निक्षेप यानी सोने से दोनों स्थानों पर सोना सेम है। वनस्पति पैमानन से दोस्तों, और साथ ही महासागरों में समान आयु की चट्टानें दोस्तों, उसमें चट्टानें देख ली तो वो भी लगभग उतनी ही उम्र की थी जितने की दूसरे में। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई ये दोनों एक ही भाग थे, ठीक दोस्तों। साथ दोस्तों ये एक पृथ्वी का हिस्सा होता है कि नीचे की तरफ कोर होती है, उससे ऊपर होता है दोस्तों मेटल, और उससे ऊपर होती है भूपर्पटी यानी कि जो हमारा सबसे ऊपर का भाग है जमीन का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तो इसमें भूपर्पटी और ऊपरी मेटल के इसको क्या कहते हैं दोस्तों? भूपर्पटी ये और ऊपरी मेटल ये,
इससे जो बीच का भाग है इसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। क्या है इसे? स्थल मंडल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दोर्बल मंडल। दोर्बल मंडल क्या है? उपरी मेटल की अर्ध ठोस पर्वत। यहाँ पे दोस्तों एक ठोस अर्ध ठोस पर्वत है, यानी कि ना तो वो ठोस है और ना ही लिक्विड है, मतलब ये अर्ध ठोस है दोस्तों। ठीक है। ये क्या है? ये यहाँ से प्लेटें खिसकती रहती हैं। कैसे? प्लेटें खिसकती रहती हैं दोस्तों यहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आर्थर होम्स ने। ठीक है दोस्तों। अपसारी। तो दोस्तों अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे से दोस्तों दूर जाती हैं। मान लो एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं दोस्तों, जिससे यहाँ पे जो है वो लावा फूट जाता है और यहाँ से एक नई भू प्रॉपर्टी बन जाती है। इनके ऊपर एक नया लावा इकट्ठा हो जाता है, जिससे एक नई भू प्रॉपर्टी बन जाती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों दोस्तों ऐसे ही अपसारी। अपसारी का मतलब है जब दो प्लेटें टकराती हैं, जिससे एक प्लेट नीचे धंसती है और एक निम्न स्खलन क्षेत्र बना देती है, यानी नीचे घुसकर दोस्तों वो टकराती हैं तो नीचे टूटकर निम्न स्खलन क्षेत्र बना देती हैं, जिससे भू प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट हो सकती है। जो भू प्रॉपर्टी हमारे ऊपर की जमीन है वो नष्ट हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों रूपांतरित। रूपांतरित का क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से समांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं, जिससे न तो नई भू प्रॉपर्टी बनती है और न ही नष्ट होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट सार्वनीतलन प्रसरण सिद्धांत 1962 में हैवी ओ हैस ने दिया था दोस्तों। किसने? सार्वनीतलन प्रसरण सिद्धांत 1962 में हैवी ओ हैस ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। 1991 किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की क्षमता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लाभ कमाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण। तो दोस्तों जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनका निजीकरण किया गया लाभ कमाने के लिए। 1991 दोस्तों एलपीजी सुधार हुए थे, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है दोस्तों। औद्योगिक नीति दोस्तों 1991 में आई थी। इसमें क्या हुआ था कि लाइसेंस राज की समाप्ति। उससे पहले दोस्तों क्या होता था कि हमें कोई व्यापार करना है तो हमको उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था दोस्तों, लेकिन इसके बाद लाइसेंस सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए कर दिया गया, बाकी में समाप्त कर दिया। निजीकरण, इसका मतलब दोस्तों सार्वजनिक जो क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, यानी सार्वजनिक दोस्तों यानी कि सरकारी चीज़ें जो हैं उनमें हम थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि दो विदेशी प्रमुख उद्योगों में विदेश निवेश की अनुमति दी गई, यानी जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें विदेश निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वैश्वीकरण का क्या होता है? वैश्वीकरण क्या होता है? दुनिया भर के देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों का बढ़ाना और गहराना। यानी तो हम विदेश से दोस्तों आया व्यापार करने को, उसको आर्थिक मामला हो, संस्कृति, कोई भी राजनीतिक या तकनीकी मामला, उसको बढ़ाएंगे और उसको गहरा करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे जो सूचकांक दिए दोस्तों वो किसके द्वारा जारी किए गए, ये बात। तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक ये वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही वैश्विक भुखमरी सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर इल्फे के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक, ये अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों मानव जो विकास सूचकांक है इसके आधार क्या है, इसको जारी करने के आधार तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रतिव्यक्ति आय ये देखी जाती है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक में 3 चीजें देखी जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रतिव्यक्ति आय कितनी है। ठीक है दोस्तों। इसमें लंबा और स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान और एक सभ्य जीवन होना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है। मानव विकास सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक है 130। कितने देशों में? 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है दोस्तों। पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो ए मैटर ऑफ चॉइस, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ये इसकी रिपोर्ट का शीर्षक था दोस्तों। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है दोस्तों 102। 123 देशों में भारत 102वें नंबर पे है दोस्तों। और इसका स्कोर, भारत का जो स्कोर है भुखमरी सूचकांक में, वो 25.8 है दोस्तों। कितना? 25.8। और दोस्तों इसके सूचकांक को 4 कारक इनको नापने के: अल्पपोषण, कुपोषण, दुर्बलता और मृत्यु दर। ये 4 आधार है दोस्तों जिसके आधार पर भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। कुपोषण का अर्थ है दोस्तों ऊंचाई कम हो जाती है, दुर्बलता यानी कि वजन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। रदरफोर्ड के किस प्रायोगिक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है? यानी कि उन्होंने किस उससे निकाला था दोस्तों? अल्फा कणों का एक छोटा अंश लगभग पीछे की ओर पलट गया था। लेकिन अब दोस्तों इसको हम पूरे तो जानते हैं कि इनका रदरफोर्ड मॉडल क्या था। तो दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो 1911 में दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक स्वर्ण पन्नी यानी सोने की पन्नी पर प्रयोग किया था जो बहुत ज़्यादा लचीली थी दोस्तों। और इस पर इन्होंने क्या किया कि स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कण विक्षेपित करवाए, जिससे कि कुछ अल्फा कण तो पन्नी से होकर गुजर गए। हालांकि कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो गए दोस्तों। जो इन्होंने परमाणु मॉडल की थी, आ जाता है कि इन्होंने किस वस्तु पर परमाणु मॉडल का वो किया था, प्रयोग किया था दोस्तों। तो ये उसके लिए आ जाएगा स्वर्ण पन्नी पर, जो बहुत ज़्यादा लचीली थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने दी थी दोस्तों? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने। कोई से भी आ सकता है लेकिन रदरफोर्ड ज़्यादा है दोस्तों, यही हमने पढ़ा, लेकिन ये भी आ सकता है। और न्यूटन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। दोस्तों परमाणु मॉडल की कुछ और लाइनें हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं कि परमाणु मॉडल को नाभिकीय मॉडल, ये सौर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है। परमाणु जो है वो अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे गोलाकार वैद्युत उदासीन कण होते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, परमाणु का समस्त द्रव्यमान अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक में संचित रहता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जिससे विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं दोस्तों। इसकी चौथा पॉइंट है दोस्तों कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 से 10⁻10 सेंटीमीटर तथा 10⁻13 से 10⁻15 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्हें 4 बार पढ़ लेना है, ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना इनको। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु चक्कर लगाने से उत्पन्न अभिकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। जिससे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते और वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दोस्तों ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। कथन 1 है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। तो ये पूछा है दोस्तों इसने कि ये सही है या नहीं। दूसरा है प्रौद्योगिकी एकीकरण का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को कम करना और न्यायालय तक पहुंच बढ़ाना है। तो दोस्तों इसने पूछा था ये दोनों, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं दोस्तों, और आर ए की व्याख्या करता है, यानी ये जो दोनों कथन है ये सत्य हैं। ठीक है, आईपीसी का मतलब दोस्तों भारतीय न्याय संहिता,
CRPC का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और IE के मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों नेक्स्ट, इसमें संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। इसमें दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे संवैधानिक सलाहकार। स्थायी अध्यक्ष इसको चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन ये संविधान निर्माण के अध्यक्ष थे दोस्तों। अगर पूछे कि कानून निर्माण पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे GV मावलंकर। कानून निर्माण के लिए जो वो बनाई गई थी दोस्तों समिति, उसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। ठीक है। और जो कुल समितियां बनाई गई थी दोस्तों वो 8 प्रमुख समितियां थी और 13 छोटी छोटी समितियां थी दोस्तों। तो दोस्तों उन सभी के हमें अध्यक्ष याद करने हैं। इसमें की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, जिसमें दोस्तों 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये इनके याद करने हैं ये कि वे कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ की समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी दोस्तों। वार्ता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वार्ता समिति दोस्तों ये नई समिति पर होगी आपने, इसके अध्यक्ष ने कौन? राजेंद्र प्रसाद। वार्ता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, प्रांतों को किसने मिलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आवास समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। कौन? पट्टाभी सीतारमैया आवासीय समिति के अध्यक्ष दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 बड़ी समितियां थी और ये 2 बाकी छोटी समितियां, उनके अध्यक्ष हमको याद करने। तो कौन कौन सी थी ये समितियां, इनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों देखते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष इसके भी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साख समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे दोस्तों। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। मुख्य आयुक्त प्रांतों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया थे। मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। जो कार्य करने वाली समिति दोस्तों उसके अध्यक्ष KM मुंशी। ठीक है। संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर। सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष S वरदाचार्य। कौन? S वरदाचार्य दोस्तों। नेक्स्ट है तदर्थ समिति नागरिकता के अध्यक्ष, ये भी S वरदाचार्य थे दोस्तों। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार। कौन? नलिनी रंजन सरकार। और भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों एस के धर। कौन थे अध्यक्ष इसके? S के धर थे दोस्तों। S के धर। संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। और एक प्रेस गैलरी समिति थी दोस्तों, इसका अध्यक्ष बनाया गया था उषा नाथ सेन को। किसको दोस्तों? उषा नाथ सेन को। नेक्स्ट है दोस्तों ये मतलब अगर आपने इन नोट्स को कंप्लीट याद करते चलोगे तो दोस्तों आप देखोगे कि आपकी जीके में मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा दोस्तों।
और दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों, जिससे कि आरडीटी प्रैक्टिस सेटों के नोट्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जी औद्योगिक नीति 1956 में भारतीय औद्योगिक विकास रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी इसने आयोगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र राजनीतिक व भारी उद्योगों में अग्रणी था। जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो सबसे आगे था दोस्तों। तो पहली औद्योगिक नीति दोस्तों 1948 में आई थी। इसमें 4 श्रेणियों में उद्योगों का विभाजन किया गया था। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी और इसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था दोस्तों। दूसरी औद्योगिक नीति आई थी दोस्तों 1956 में और इसे भारत का आर्थिक संविधान कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? भारत का आर्थिक संविधान। इसके तहत उद्योगों को 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। 3 उद्योगों 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है दोस्तों। अनुसूची 1 में क्या था दोस्तों? अनुसूची 1 में था कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक अधिकार रहेगा। अनुसूची 1 में 17 उद्योग बनाए गए दोस्तों और इन पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार रहेगा, यानी कि सरकार का अधिकार रहेगा। अनुसूची 2 में दोस्तों 12 उद्योग रखे गए जिन पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अधिकार रहेगा दोस्तों, यानी सरकार का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। ठीक है, बाकी जो बचे उद्योग हैं दोस्तों वो अनुसूची सी में रखे गए और इन पर निजी क्षेत्र का अधिकार होगा। इन पर किसका अधिकार होगा? निजी क्षेत्र का दोस्तों। तो अंतिम औद्योगिक नीति कब आई थी दोस्तों? 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है कि ये कम उपजाऊ होती है। काली, लाल या पीली मिट्टी कम उपजाऊ है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं विस्तार से। भारत में सबसे व्यापक रूप में विस्तार है, यानी सबसे ज्यादा तो भारत में मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। यह उत्तरी मैदानों में और प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा पर पाई जाती है। मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के जमाव के कारण निर्माण होता है इसका दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर एक बांगर। खादर दोस्तों जो नई जलोढ़ होती है, यानी कि नदियों के जो आसपास का क्षेत्र होता है वो, और एक पुरानी जलोढ़ जहाँ पर नदियों का पानी जहाँ पे नदियों की पहले पहुँचती लेकिन अब नहीं है उस क्षेत्र। तो अब जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों पोटाश की अधिकता होती है और फास्फोरस की न्यूनता होती है दोस्तों। मतलब न्यूनतम जो पाया जाता है वो फास्फोरस और अधिकता में पोटाश पाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों पीली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा है कि लाल या पीली मिट्टी जो विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पेंडीगोड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। फुटबॉल मैदान में जो केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 9.85 मीटर होती है दोस्तों, केंद्रीय वृत्त। नेक्स्ट ये दोस्तों ये मैदान होता है और इसमें जो ये सेंटर का ये होता है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? 9.85 होती है। और फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई दोस्तों ये वाली जो है ये 45 से 90 और लंबाई 90 से 120 होती है दोस्तों। कितनी लंबाई होती है? 90 से 120। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों महाजनपदों की राजधानियों का मिलान करना है। तो बस्तर की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी है, मगध की राजगृह, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अवंती की उज्जैनी। दोस्तों वैदिक युग तो जो था ये 2 भागों में विभाजित है। एक प्रारंभिक वैदिक युग जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और एक था दोस्तों उत्तर वैदिक युग जो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। तो दोस्तों भारत में जो कुल 16 महाजनपद हुए थे, इसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब वो 16 महाजनपद कौन से थे और उनकी राजधानियों को दोस्तों याद करना है क्रम से। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों याद करते हैं। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगृह या पाटलिपुत्र, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, सूरसेन की राजधानी मथुरा, पांचाल की अहिच्छत्र व कापिल्य,
और कुरु की राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। चेदी या चेती की राजधानी सोधिवती या वांदा। अवंती की राजधानी दोस्तों उत्तर में उज्जैन और दक्षिण की महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कम्बोज की दोस्तों हाटक भी होती है और पुंजाबी। असमत की दोस्तों प्रतिष्ठान या पैठान। बज्जी की राजधानी वाराणसी वैशाली और मल्ल की राजधानी दोस्तों कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दोस्तों 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है जो अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो वो है दोस्तों टंडविया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिरों में ही शामिल है। टंडविया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में शामिल है। कहाँ पर? महादेव में। किसने बनवाया दोस्तों? चंदेल शासकों ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जिसको गंगईकोंड मंदिर भी कहते हैं, कहाँ पर? तमिलनाडु में। और किसने बनवाया था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर जिसे गंगईकोंड मंदिर कहते हैं, तमिलनाडु में राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। और दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर? तंजौर में। किसने बनवाया? राजराजा प्रथम ने। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में और राजराजा प्रथम ने बनवाया दोस्तों। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में दोस्तों और लिंगराज मंदिर उड़ीसा। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ नेक्स्ट है जी स्तंभ हॉल। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं दोस्तों उनमें स्तंभ हॉल को क्या कहते हैं? मंडप, यानी जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं पूजा करने से पहले। ठीक है, और बटवाकार शंकुआकार चोटी जो दोस्तों मंदिर में ऊपर चोटी होती है, उत्तर भारत में उसे शिखर कहते हैं। और उत्तर भारतीय जो मंदिर है वो दोस्तों नागर शैली में बने होते हैं। और दोस्तों एक नंदी होता है, नंदी ये मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में ये अंदर होता है जिसे पंचायतन शैली कहते हैं। वहीं दोस्तों हम दक्षिण भारत के मंदिर देखें तो वो डेविड शैली में। और यहाँ पे जो चोटी होती है दोस्तों उसे विमान कहते हैं। और स्तंभी हाल को यहाँ पे भी मंडप भी कहते हैं दोस्तों। और दक्षिण भारतीय जो मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है उसे कहते हैं गोपुरम। और दोस्तों इसमें जो नंदी होता है वो मंदिर के बाहर होता है। कहाँ पर? नंदी कहाँ पर होता है दोस्तों? मंदिर के बाहर। और वहीं उत्तर भारत के मंदिरों में नंदी मंदिर के अंदर होता है, मंदिर के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है, गर्भगृह दोस्तों उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के मंदिरों में मुख्य देवता जहाँ विराजमान होता है उसे गर्भगृह कहते हैं, चाहे वो उत्तर भारत के मंदिर हो या दक्षिण भारत के मंदिर हो। ठीक है दोस्तों, और बेसर शैली जो है दोस्तों नागर और डेविड शैली का मिश्रण है। नागर और डेविड शैली का मिश्रण है। चाणक्य द्वारा बनवाए गए मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की सही व्याख्या क्या है? तो भारतीय द्वारा देश और विदेश में अर्जित आय तो जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है कि देश के सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है दोस्तों। और जीएनपी क्या है? देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य देश के नागरिकों के द्वारा होता है दोस्तों, इसमें देश के भीतर होता है। ये इन दोनों में अंतर है कि इसमें देश के भीतर उत्पादित और इसमें देश के नागरिकों के द्वारा। ठीक है, तो जीएनपी जो है दोस्तों जीडीपी, इसमें से विदेश से भुगतान किया गया प्राप्त आय को घटा देते हैं और विदेश से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं दोस्तों। या जीएनपी में दोस्तों जीडीपी में विदेश से शुद्ध प्राप्त आय को जोड़ दो। साथ ही उसे एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दो और एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा दो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा था। इसमें जी 1991 की प्रमुख सुधार ने वैश्विक रूप से सार्वजनिक क्षमता को बढ़ा दी। ठीक है, तो लाभ कमाने के लिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। इसमें जी घाघरा नदी प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये पूरे कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों घाघरा जो है घाघरा हिमालय में
माफचा चुंगो हिमनद से निकलती है। कौन सी हिमनद दोस्तों? माफचा चुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी माफचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और यह नदी घाघरा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले शीर्ष पानी में एक गहरी खाई बनाती है। मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले दोस्तों शीर्ष पानी में एक गहरी खाई बनाती है। यह शारदा नदी प्राप्त होने वाला इलाहाबाद में ये दोस्तों गलत कथन है, यानी कथन केवल 1 और 2 सत्य है। इसके बारे में दोस्तों कुछ और जानकारी लेते हैं, जैसे कि घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं। गौरी गंगा, शारदा, सरयू, काली, इसका उद्गम जो होता है वो मिलाम हिमनद से होता है दोस्तों। कौन से? मिलाम हिमनद से इसका उद्गम होता है। घाघरा नदी गंगा से बिहार के छतरा जिले में मिलती है दोस्तों। घाघरा जो है गंगा नदी से बिहार के छतरा जिले में मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार के छतरा जिले में मिलती है। अब दोस्तों गंगा नदी से मिलने वाली कुछ अन्य नदियां हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, ये गंगा सहायक नदियां हैं। इधर यमुना दोस्तों, यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। ठीक है, और चंबल की सहायक है दोस्तों काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा। ठीक है दोस्तों, और ये जनाबाब पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम जनाबाब पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से। ठीक है, और दोस्तों सोन और पुनपुन भी गंगा की सहायक नदियां, सोन और पुनपुन भी गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि उस राज्य का नाम बताए जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा? तमिलनाडु है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 तरह के कोयला पाए जाते हैं दोस्तों। एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन 85 से 95%, बिटुमिनस में 75 से 85%, लिग्नाइट में 65 से 75% और पीट कोयला में जो कार्बन होता है दोस्तों वो 50% से भी कम होता है दोस्तों। इसके बाद एक पेज और बचा है सिर्फ। ठीक है, तो आप देखते रहिए। वीडियो बाकी पसंद आएगा दोस्तों लाइक जरूर करते हैं ना। और दोस्तों कोयला उत्पादन जो और क्षेत्र कौन से हैं? रानीगंज पश्चिम बंगाल कोयला उत्पादन संबंधित है। इव और तालचर छत्तीसगढ़ के हैं, कोयला उत्पादन संबंधित है। सिंगरैली तेलंगाना का, ये भी कोयला उत्पादन से है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का, ये भी तेलंगाना से दोस्तों। पेच और काना मध्य प्रदेश में कोयला के उत्पादन क्षेत्र है। झरिया और बोकारो झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। ये दोस्तों कुछ योजनाएं दे रखी हैं, और ये है कि योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और प्रधानमंत्री मित्र योजना, प्रधानमंत्री मित्र, ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी की गई दोस्तों। मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान इसका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जाए कथन सत्य है उसकी जांच है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कथन सत्य है। राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, भले ही उसके पास बहुमत हो। अगर दोस्तों राज्यपाल ने राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, बेशक से उस राज्य में उस सरकार के पास बहुमत ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 में है। राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने और लागू करने में असमर्थ होता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है दोस्तों। और इसे 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन कराना होता है दोस्तों। और इसको अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था दोस्तों पंजाब में 1951 में, और सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो मणिपुर में 11 बार। दूसरे स्थान पर दोस्तों यूपी में 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये दोस्तों एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक केतली की रेटिंग 2.2 किलोवाट या 220 वाट है। यदि बिजली की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत क्या है। तो दोस्तों इसमें 1 यूनिट कितनी है? 1 यूनिट में 1 किलोवाट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 2.2 में 30 मिनट तक चली तो वो इतनी यूनिट खर्च कर देगी,
और 1 यूनिट का मान कितना है 4 दोस्तों, तो 8.8 यूनिट का रुपये मूल्य कितना हो जाए दोस्तों, खर्चा 4.4। नेक्स्ट और लास्ट पेज है दोस्तों ये, ठीक है, कि इसमें दोस्तों वही ये इसका मान 3.6 जूल होता है। कौन सा स्पंज ये फाइल फेरा की एक अनूठी विशेषता है दोस्तों, तो जल नलिका तंत्र और कोइनासाइट्स, जल नलिका तंत्र और कोइनासाइट इसकी प्रमुख विशेषता है। HR भिट्टन ने दोस्तों 1969 में 5 जड़त वर्गीकरण किया था। भिट्टन ने 1969 में 5 जड़त वर्गीकरण किया था दोस्तों, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इन 5 जड़तों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ठीक है दोस्तों ये तो चीजें इन्हें छोड़ सकते हैं आप, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों ये, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं इसलिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर भी, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है तो कौन सी राशि संरक्षित रहती है, यानी कौन सी राशि जो बदलती नहीं है, तो वो है कोणीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों, कोणीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा राशि संरक्षित रहती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 8/2 mv² और स्थिर ऊर्जा mgh होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि पेशवे प्रसन्नता रिपोर्ट के प्रसन्नता के स्तर को समझने के लिए कितने प्रमुख कारकों चरों का उपयोग किया जाता है, ये होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर मेहनत पसंद आई हो दोस्तों तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ताकि आगे के प्रैक्टिस सेट्स की भी आपको वीडियो मिलती जाए, नोट्स मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरी बात मानो, अगर इतने नवीन सर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं होता है, आप इतने यहाँ से मेरी वीडियो से नोट्स बनाएं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इंग्लिश समझ नहीं पाते तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, और उनका मैक्सिमम बार रिवीजन कीजिए दोस्तों नोट्स का जितना हो सके, क्योंकि दोस्तों जीके जो है इसका मतलब आप कितना ही पढ़ लिए दोस्तों, आप उसी दिन से पढ़ें, लेकिन अभी तक अगर आपके स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, नहीं बढ़ा है, तो दोस्तों आगे भी उसी तरीके से पढ़ने से आपके स्कोर बूस्ट नहीं हो सकता, आपको कुछ चीज़ें बदलनी होंगी। इसलिए कुछ दिन आप दोस्तों इसको प्रैक्टिस सेट को फॉलो करके देखिए, आपको उसका, और दोस्तों रिव्यू लीजिए, खुद देखिए कि जो फरमाइश है उनकी जीके कितनी फंसती है पेपरों में, उसके बाद आप देखिए दोस्तों। आप अगर मेरी मानोगे तो आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए और रेगुलर करिए दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट, आपको फर्क अलग दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और चैनल को लाइक भी कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के हिंदी नोट्स के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।